अंग्रेजों के पश्चात भारत में जिस यूरोपियन कौम का आगमन होता है वो है डेन। डेन मतलब डेनमार्क के निवासी। डेनमार्क के निवासियों को डेन कहा जाता है, कई जगह पर इनको डेनिश भी कहा जाता है। तो डेनिश डेन एक ही बात है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। 1616 में अंग्रेजों के बाद डेनिश व्यापारी आए। मैं आपको बता दूं, डेनिश स्वीडिश भी आए, इनकी कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा पूछते भी नहीं, परीक्षा में भी प्रश्न नहीं पूछते। लेकिन चूंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई गुंजाइश ना रखें, किसी प्रकार का कोई लूप होल ना रखें, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा है बंगाल के एग्जाम्स में देखा है ना। तो 1616 में अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी या डेन लोग पधारे। इन्होंने 1616 में ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रैंकोबार में स्थापित की। तमिलनाडु के तंजौर में उन्होंने ट्रैंकोबार में स्थापित की, इसे आज ट्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। तो पहली फैक्ट्री थी इनकी 1620 में तंजौर में, ठीक है भाई, याद रखिएगा। दूसरी फैक्ट्री 1676 में 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर या सेरमपुर में स्थापित की। एक ही बात है, एक शहर के दो नाम है ना, सेरमपुर या श्रीरामपुर में उन्होंने इसको स्थापित की। डेनिश बहुत जल्दी ऊब गए हिंदुस्तान के व्यापार से, तो उन्होंने जाते जाते अपनी जितनी भारतीय फैक्ट्रियां थी औने पौने दामों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और हिंदुस्तान से रवाना हो गए बोरिया बिस्तर समेट के बैक टू पेवेलियन। यहाँ पर भी वही लिखा है कि डेनिश ने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियां अंग्रेज कंपनी के हाथों में अल्प दाम में बेच दी और चले गए। अंग्रेजों को जमा जमा सेटअप मिल गया भाई, सस्ती दरों पर औने पौने दामों में डेनिश फैक्ट्री मिल गई, अंग्रेजों को और प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। भाई अंग्रेजों को अगर सबसे ज़्यादा चुनौती किसी ने दी है तो फ्रांसीसियों ने दी है ना। अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, यूरोप में भी ये दोनों देश आपस में लड़ते थे, तो नेचुरली था, स्वाभाविक था भारत में भी लड़ेंगे। भाई हम वहाँ भी लड़ते थे, यहाँ भी लड़ते थे, है ना। तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष हुआ है। अंग्रेज दूसरी व्यापारिक कंपनियों को भगाने में आसानी से सफल हो गया, लेकिन फ्रांसीसियों को भगाने में, फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करने में अंग्रेजों को खासी मशक्कत करना पड़ी। युद्ध भी हुए इनके बीच में, जिन्हें इतिहास में एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों का बड़ा प्रभाव भी था। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से बड़ा प्रभावित था। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वही फ्रांसीसी भारत में भी व्यापार करने के लिए आए। अब भारत में व्यापार करने का विचार सबसे पहले फ्रांस के शासक लुई द 14, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के विचार दिमाग में आया। यहां पर देखिए आप, लिखा हुआ है लुई 14वें का मंत्री कोलबर्ट। ये वही कोलबर्ट है जिसने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक बेहद संगठित कंपनी थी, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक अंग्रेजों से क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटेन की महारानी उसमें सिर्फ भागीदार थी, हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी थी, सरकारी सहायता पर निर्भर थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी कोई भी निर्णय खुल करके नहीं ले पाती थी। वो सभी आदेश उनको पेरिस से प्राप्त होते थे, फ्रांस की सरकार से आदेश प्राप्त होते थे। सरकारी कंपनी थी, सरकारी नियंत्रण था। शायद इसी कारण इस कंपनी में भ्रष्टाचार भी बहुत था और उसी कारण ये व्यापारियों से, ब्रिटिश व्यापारियों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत नहीं पाए। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित हुई। 1673 में 1673 में फ्रांसीसी व्यक्ति था फ्रांसिस मार्टिन, इसने पांडुचेरी की स्थापना की, पांडुचेरी नगर, जो फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी व्यापारिक बस्ती बना। आज भी पांडुचेरी में जाकर के आप फ्रेंच कल्चर देख सकते हैं
और पांडिचेरी आज़ादी के बाद तक फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहा। देखिए, मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन पांडिचेरी आज़ाद नहीं हुआ। पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती हुआ करता था। लगभग 1956 के आसपास, 1956 के लगभग, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को फ्री कर दिया और भारत छोड़ करके चले गए। ठीक है ना। लगभग 1961-62 में गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से। 1956 में पांडिचेरी आज़ाद हुआ फ्रांसीसियों से। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। तो आज़ादी के बाद भी पांडिचेरी पर फ्रेंच प्रभाव बना रहा और आज भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। काफ़ी फ्रांसीसी नागरिक पांडिचेरी में निवास करते हैं। पांडिचेरी से एक बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती हुआ करती थी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में, महर्षि अरविंद। उन्होंने संन्यास लेने के बाद पांडिचेरी को अपना ठिकाना बनाया और यहाँ पर ऑरोविले नाम का एक इंटरनेशनल नगर भी डेवलप किया। अगर आप भारत के नक्शे में देखें पांडिचेरी कहाँ है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ विद्यार्थियों। अभी जैसे लेक्चर कंप्लीट हो ना, तो भारत का नक्शा उठाना और उसमें देखना पांडिचेरी कहाँ पर है, तुरंत देखना। भूगोल का व्याख्यान होता तो मैं अभी बता देता, लेकिन मैं इतिहास के बीच में भूगोल नहीं ठूसूंगा। मैं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, भूगोल वाले प्रोफेसर आपको भूगोल की बात बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि भारत के नक्शे में देखना पांडिचेरी कहाँ पर है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक नहीं, 4-4 पांडिचेरी दिखेंगे। केरल में भी दिखेगा, तमिलनाडु में भी दिखेगा, आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा। दरअसल इनकी 4 बस्तियां थीं, उन चारों को पांडिचेरी कहा जाता था। आज़ादी के बाद ये अलग अलग राज्यों में फिट हो गए, जैसे केरल की माहे है ना। मुख्य पांडिचेरी जो है वो चेन्नई के पास में है। ठीक है, तो आप नक्शे में जरूर देखना पांडिचेरी कहाँ पर है, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अब फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए। इन्होंने 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर नामक स्थान पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और यही चंद्रनगर बंगाल में फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान कब शुरू हुआ? जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आया। 1731 में डुप्ले गवर्नर बन करके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर बन करके हिंदुस्तान आया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसियों को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हिंदुस्तान में, वो डुप्ले के कारण प्राप्त हुई। हालांकि डुप्ले की कूटनीति अंग्रेजों के आगे भी सफल नहीं हो सकी। 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीतियों में परिवर्तन आया। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये यूरोपीय कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आती थीं, लेकिन भारत की समृद्धि को देख करके इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती थीं। वही महत्वाकांक्षा जागृत हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1742 तक ये विशुद्ध व्यापारी के रूप में बने रहे, लेकिन 1742 के पश्चात इन्होंने महसूस किया कि भाई व्यापार के साथ साथ यदि राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा है इन्होंने कि 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीतियों में परिवर्तन आया। अब उनका उद्देश्य व्यापार के स्थान पर साम्राज्य विस्तार हो गया। अब जैसे ही उनके भीतर, फ्रांसीसियों के भीतर, डुप्ले के भीतर साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा जागृत हुई, वहीं पर अंग्रेजों के साथ इनका टकराना स्वाभाविक था। ये यूरोप में भी लड़ते थे राजनीतिक विस्तार को लेकर के, ये भारत में भी लड़ने लगे राजनीतिक विस्तार को लेकर के। उद्देश्य दोनों के एक थे। अंग्रेज भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार थे, फ्रेंच भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार थे। इन महत्वाकांक्षाओं की टकराहट में जिस युद्ध ने जन्म लिया, उस युद्ध का नाम है कर्नाटक का युद्ध। इतिहास में से कार्नेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो कर्नाटक युद्ध थे, इन्हें इतिहास में एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना गया है। और ये दरअसल कोई एक युद्ध नहीं था, ये युद्धों की एक श्रृंखला थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में आप देखेंगे
3 युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इन्हें एंग्लो फ्रेंच वॉर या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम इस शीट में देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसे सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं, इसे अडयार का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध ही सेंट थॉमे या अडयार युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए कारण क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में क्यों लड़ते थे। मोटे तौर पर बता दूं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव, भारत में व्यापारिक हितों का टकराव और यूरोप में भी इनका टकराव। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ठन गई और ऑस्ट्रिया के प्रश्न पर ही भारत में भी ये लोग आपस में लड़ने लगे। युद्ध समय है लगभग 1746 से 1748। युद्ध समाप्त हुआ एक्स ला शिपेल की संधि के नाम से, इसे ए ला शिपेल की संधि भी कहते हैं। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हुआ, अनिर्णित हुआ। हम कह नहीं सकते कौन जीता, मगर दोनों इसमें बराबरी के साथ लड़े। इसमें कमजोर कौन साबित हुआ, ना अंग्रेज ना फ्रांसीसी, इसमें भारतीय नरेश दुर्बल साबित जरूर हुए। यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में हिंदुस्तान के राजनीतिक मैदान पर भारतीय राजे रजवाड़े तो नहीं होंगे, अंग्रेज होंगे या फ्रांसीसी होंगे। तो इस तरीके से एक्स ला शिपेल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब भाई मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक युद्ध कोई एक युद्ध नहीं है, ये श्रृंखला है, ये सीरीज है 3 युद्धों की, है ना। हम बात कर रहे हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। इसे इतिहास में बैटल ऑफ अंबूरे या अंबूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध का समय है 1749 से 1754, 1749 से 1754 और पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध का कारण था कर्नाटक के या हैदराबाद के अंदरूनी मामलों में फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। इस युद्ध में यह युद्ध भी अनिर्णायक साबित हुआ, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा इसमें भारी हो गया और ये स्पष्ट हो गया कि फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज ज़्यादा योग्य हैं, अंग्रेजों की सेना ज़्यादा योग्य है। इसके बाद फिर निर्णायक युद्ध आता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और ये युद्ध परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, वेंडी वाश के ऊपर परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। जैसे बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैसे वेंडी वाश का युद्ध इंपॉर्टेंट है। तीसरे कर्नाटक युद्ध को ही वेंडी वाश के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 1756 से 1763 के मध्य हुआ। पेरिस की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध का जो कारण था वो कारण यूरोप में खोजा गया। यूरोप में भी फ्रांस और इंग्लैंड आपस में एक दूसरे से 7 वर्षों तक लड़ते रहे और उसी सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित होकर के वो भारत में भी लड़ बैठे। मैंने जैसे कहा कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा संघर्षरत रहे हैं और उसी संघर्ष की गूंज, उसी संघर्ष की प्रतिध्वनि भारत में वेंडी वाश युद्ध के नाम से या कर्नाटक युद्ध के नाम से सुनाई देती है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ था आयरकूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कमांडर इन चीफ था काउंट लाली। तो आयरकूट ने काउंट लाली को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला वांडी वाश के युद्ध ने कर दिया। ये स्पष्ट हो गया कि अब फ्रांसीसी पांडिचेरी के एक सीमित क्षेत्र पर ही शासन करेंगे और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की झोली में आ गया। इन तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में इतिहास का एक कथन मुझे याद आता है। वो कथन ये था कि क्लाइव ने हिंदुस्तानी खजाने की चाबी को बंगाल में खोजा और डुप्ले इसे कर्नाटक में खोजता रहा। मतलब अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि हिंदुस्तान पर शासन करना है तो बंगाल को नियंत्रण में लो,
लेकिन फ्रांसीसियों के लिए कर्नाटक ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा और आखिर में ट्रंप का पत्ता बंगाल साबित हुआ। ऐसा नहीं कि इनके बाद और कोई नहीं आए, स्वीडिश भी आए। स्वीडन के निवासियों को स्वीडिश कहा जाता है। महत्वहीन सी कंपनी थी भाई, इतिहास में तो इनके बारे में जिक्र भी नहीं मिलता। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें तो स्वीडिश का जिक्र ही नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आए तो हमें इनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। स्वीडिश कंपनी ने अपनी पहली कोठी गोहनबर्ग में स्थापित की। पहला स्वीडिश गवर्नर था विलियम यूसेलिक्स। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में कुछ भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्थापना वर्ष। परीक्षा में पूछा जाता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के स्थापना क्रम को सही सुमेलित कीजिए या सही क्रम छाटिए, कौन पहले कौन आखिरी में। तो वो प्रॉब्लम जो है हमने आपके सॉल्व कर दी है। आपके सामने जो शीट है हमने स्थापना वर्ष सीक्वेंस के हिसाब से जमा दिया है, बिल्कुल, है ना। देखें, जैसे इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिएगा, आपको रजिस्टर में बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो काम हमारे ऑपरेटर्स ने कर दिया है, हमारे प्रोफेसर्स ने कर दिया है। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमने नंबर 1 पर उसी को रखा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, है ना भाई। इसका ओरिजिनल नाम था इस्तादो दा इंडिया। अब मैं आपको बता दूं, इनको याद मत कर लीजिएगा, उनके ओरिजिनल नामों को, है ना, नाम याद ही नहीं होंगे, आप ओरिजिनल अंग्रेजी नाम याद रखिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1498 में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई। इसका वास्तविक नाम था द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है भाई। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, वेरीगंडे ओस्ट इंडीसे कंपनी, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। ये क्रम आप याद रख लेना, ये क्रम पूछ लेते हैं परीक्षा में। हमने इसको रेडीमेड बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों। अब आखिरी टॉपिक इस अध्याय का वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्रियां। यूँ तो हर कंपनी ने बहुत सारे फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन पूछते परीक्षा में पहली हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब तो समझ गए ना, मैंने पहले ही बताया था। फैक्ट्री का मतलब उनका एक तरीके का ट्रेड सेंटर, जहाँ पर वो अपने पूरे सामान को इकट्ठा करते थे, फिर शिपमेंट करके अपने मूल देश भिजवाते थे। मूल देश से कुछ आता था वो यहाँ पर इकट्ठा करके फिर उसको भारत के दूसरे क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। यहाँ पर एक छोटी सी सेना भी होती थी जो उनके कीमती सामान की रक्षा कर सके। तो एक तरीके के ट्रेड सेंटर या फैक्ट्री इनको बोल सकते हैं। अब देखिए आप, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1502 में कोचीन में स्थापित की, केरल के। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। डेनिश व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैंकोबार में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत गुजरात में स्थापित की। तो इस तरीके से इनकी फैक्ट्रियों का भी क्रम, ये भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, वो सब हमने इस लेक्चर में और अपने शीट्स में कवर किए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम जल्दी मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।